हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आरबी स्टडी कॉर्नर। आज के ये वीडियो स्पेशली स्टार्ट हो रही है एमसीक्यू सीरीज़ के ऊपर, जो कि जुलाई करंट अफेयर्स के ऊपर बेस्ड करके होगा। ये स्पेशली जो सीरीज़ स्टार्ट हो रही है ये जुलाई मंथ की करंट अफेयर्स है, जैसे कि मैंने आपको बताया। आईएएस बाबा मंथली कंपाइलेशन के ऊपर बेस्ड करके है, उसी के ही एमसीक्यूज में सॉल्व कर रही हूँ, ताकि आपको ये पता रहे कि एक्चुअली जो यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है वो किस पैटर्न में होता है। तो आप ऑलरेडी हैबिचुएट हो जाओ। बिना टाइम वेस्ट किए हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और इसमें से कई सारे जो क्वेश्चंस है वो आप आसानी से कर ले जाओगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। आज के पहले क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ करंट अकाउंट। चार यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, मान सकते हैं चार स्टेटमेंट है यहाँ पे। ट्रेड इन गुड्स, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, ट्रेड इन सर्विसेज और रेमिटेंस। ये एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, जिसमें आपको चार आपको स्टेटमेंट दिया गया है। इसमें से आपका कौन सा करेक्ट है वो आपको बतानी है। तो इसका आंसर ये होगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आपको पता है कि अगर बैंक की जो भी आपकी अकाउंट्स होते हैं वो दो होते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं CS। एक होता है करेंट अकाउंट, एक होता है सेविंग्स अकाउंट। ठीक है, CS बोलते हैं। करंट अकाउंट स्पेशली होता है जो कि बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ होता है। सेविंग्स अकाउंट जो होता है जहाँ पे आप अमाउंट सेव कर सकते हो, ये कोई भी कर सकते हैं, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो कोई सर्विस एम्प्लॉय हो, कोई भी XYZ जो नॉर्मल इंसान इसको अपनी अमाउंट को सेव करते हैं ना, सेविंग्स करते हैं, उसके लिए सेविंग्स अकाउंट यूज़ होता है। करंट अकाउंट्स यूज़ होता है बिज़नेस पर्पस के लिए, जहाँ पे आप ट्रेड कर रहे हो या फिर कोई बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो, या फिर कोई भी बिज़नेस से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन होती है या फिर कोई भी काम होता है वो करंट अकाउंट्स के थ्रू होता है। और इसी पर्पस में ट्रेड इन गुड्स इसके लिए भी यूज़ होता है, ट्रेड इन सर्विस के लिए यूज़ होता है, रेमिटेंस के लिए भी यूज़ होता है, लेकिन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए ये यूज़ नहीं होता है। विच रेफरेंस टू ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020 रिलीज्ड रिसेंटली कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो कि ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स जो कि 2020 में रिलीज़ हुआ था, उसके रिगार्डिंग तीन स्टेटमेंट है यहाँ पे, देखते हैं क्या है। फर्स्ट इज़ इट इज़ रिलीज्ड बाय इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। सेकेंड स्टेटमेंट इज़ इंडिया रैंक्ड बिलो चाइना एंड पाकिस्तान इन ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी। एंड द थर्ड स्टेटमेंट इज़ CERT in the nodal agency in India to deal with cyber security threats। देखो यहाँ पे तीन स्टेटमेंट दिया है, और ये नॉर्मली आपको पता है कि ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स जो कि 2020 में लॉन्च की गई थी, या फिर जो रिकॉर्ड के हिसाब से वहाँ पे इंडिया का रैंक था 10। यहाँ पे आपको तीन चीज़ें याद रखनी होती है। ऑब्वियसली इंडिया की तो आप रैंक याद रखोगे, और उसके बाद फर्स्ट और सेकेंड आप याद रख सकते हो ज़्यादातर। फर्स्ट में कौन था, US, सेकेंड में UK, ठीक है, और इंडिया। बस ये दोनों याद रखोगे, इतना मोर देन सफिशिएंट है। अब आते हैं कि देखो यहाँ पे क्या है, ये नॉर्मली कि ये लॉन्च कौन करता है, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। CERT का मतलब क्या है, CERT क्या है, जो इंडिया में जो साइबर सिक्योरिटी के ऊपर काम चलता है, ये CERT के बेसिस पे काम चलता है। CERT का फुल फॉर्म है नेशनल कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। ये टीम काम करता है, ये एक नोडल एजेंसी के बेसिस पे काम करता है, जो कि कोऑर्डिनेट करता है साइबर सिक्योरिटी एफर्ट्स को और इमरजेंसी रिस्पॉन्सेस और जो क्राइसिस मैनेजमेंट होता है उन सबको मैनेज करने का काम कौन करता है, CERT। और जो सेकेंड ऑप्शन है ये बिल्कुल ही रॉन्ग है, क्योंकि इंडिया रैंक बिलो चाइना एंड पाकिस्तान इन ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी, बिल्कुल भी ये रॉन्ग आंसर है। तो आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ऑप्शन A, दैट मीन्स 1 and 3 ओनली। अब देखो, अगर आपको ये पता हो कि ये एक्चुअली में क्या चीज़ है, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स के बारे में अगर आपको थोड़ा बहुत पता होगा, तो आप एलिमिनेशन प्रोसेस के थ्रू कर सकते हो। यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है, यहाँ पे 4 नहीं है, सो अगर इसको भी अगर इग्नोर करते तब कर सकते हो। देखो, जो 1 पहला वाला स्टेटमेंट है ये तो एकदम कन्फर्म है, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, ये अगर करेक्ट आंसर है। तो देखो, ऑप्शन A में 1 प्रेजेंट है एंड ऑप्शन D में 1 प्रेजेंट है, तो ऑटोमेटिकली 2 और 3 जो B और C है वो रिजेक्ट हो जाते हैं। तो ऑप्शन 1 में देखो 1 and 3 यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे 1, 2, 3 and 4 नहीं है, तो ये तो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। तो बचा कौन, ऑप्शन A। ऑप्शन A इज़ अ करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एलिमिनेशन प्रोसेस के थ्रू आंसर को आसानी से करेक्ट कर सकते हो। इंट्रोडक्शन ऑफ GST रिसेंटली कंप्लीटेड 4 years, 4 साल हो गए हैं GST जब से स्टार्ट हुआ है। इन दिस रेफरेंस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये जो दो स्टेटमेंट्स है ये ट्रू है और फॉल्स, आपको ये बतानी है।
GST was introduced in India to brought efficiency in direct tax compliance. And the second statement is the GST Council is a joint forum of the center and the states headed by प्राइम मिनिस्टर। देखो ये दो ऑप्शन है, आपको पता है जीएसटी के बारे में अच्छे से कि सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट टैक्स के लिए ये नहीं है, डायरेक्ट टैक्स के लिए ये बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो भी डायरेक्ट टैक्स आप पे करते हो वो तो अलग ही प्रोसेस है। जीएसटी का मतलब क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स। नॉर्मली जीएसटी का मीन्स होता है इनडायरेक्ट टैक्स, तो ये ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हमारे आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, दैट मीन्स नीदर वन नॉट टू इज़ अ करेक्ट आंसर। दोनों में से कोई भी करेक्ट आंसर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलबेलिया इज़ अ फोक डांस ऑफ कर्नाटका, उत्तराखंड, राजस्थान एंड मणिपुर। कौन से राज्य में से करेक्ट आंसर होगा? कौन से राज्य का ये है कलबेलिया फोक डांस परफॉर्म किया जाता है? ये एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट मीन्स राजस्थान में कलबेलिया फोक डांस परफॉर्म की जाती है। विथ रेफरेंस टू लीफ कोalition सीन रिसेंटली इन न्यूज़, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। लीफ कोalition के थ्रू जो भी न्यूज़ में ये देखा गया था उसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट क्या है? इट इज़ अ कलेक्टिव ऑफ द United States, United Kingdom and Norway governments, and the second statement is it is a step towards concretizing the aims and objectives of the Montreal Protocol। इन दोनों में से करेक्ट कौन सा होगा? लीफ कोalition का नॉर्मली मतलब है lowering emissions by accelerating forest finance। मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, lowering emissions by accelerating forest finance। ठीक है, ये कोaliशन है जिसका लीडर सबमिशन अनाउंस्ड हुआ था, जो क्लाइमेट के ऊपर बेस्ड करके 2021 में हुआ था। इसका काम क्या है? नॉर्मली देखो जितने भी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है और जितना सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है उसको सेफ रखना, जितने भी एमिशन है उसको रिड्यूस करना और डिफॉरेस्टेशन को कंट्रोल करना, डिफॉरेस्टेशन और फॉरेस्ट डिग्रेडेशन को कंट्रोल में रखना। क्रिएटेड किसके थ्रू किया गया है? यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कंजर्वेशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसको हम बोल सकते हैं UNFCCC। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कंजर्वेशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, वन ओनली। रिसेंटली द सुप्रीम कोर्ट एग्रीड टू हियर प्लियर सीकिंग प्रेसिडेंट्स रूल इन वेस्ट बंगाल। इन दिस रेफरेंस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देखो यहाँ पे भी दो स्टेटमेंट मेंशन किया हुआ है। ड्यूरिंग प्रेसिडेंट्स रूल द पार्लियामेंट कैन delegate the power to make laws for the state to the president or to any other authority specified by him in this regard. And the second statement is a law made by the parliament or president or any other specified authority continues only till the proclamation on president's rule is in force in the state। इन दोनों में से करेक्ट आंसर कौन सा होगा? जब वेस्ट बंगाल में इलेक्शन हुआ था, आई थिंक जून मंथ में जो इलेक्शन हुआ था उसमें क्या हुआ था, दो पार्टी हैं वहाँ पे, एक है TMC और एक है BJP। इन दोनों में काफ़ी सारे प्रॉब्लम की वजह से बहुत ज़्यादा करके वायलेंस हो गया था। तो वायलेंस होने की वजह से क्या हो गया, वहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था। और इसी की वजह से क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने ये मेंशन किया है कि ये जो स्टेट है इसमें क्या होगा, प्रेसिडेंट रूल लागू कर दी जाए ताकि इसको कंट्रोल में रखा जाए। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर ये है ओनली वन। ठीक है, ओनली वन इज़ अ करेक्ट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द नंबर कंट्रीज ऑफ इंडियन ओशन नावल सिनोसियम? ऑप्शन वन इज़ ऑस्ट्रेलिया, मोजाम्बिक, जापान, मदागास्कर और फ्रांस। क्वेश्चन क्या है? चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन विल। ऑप्शन ए इज़ 1, 2, 3 and 4 ओनली। ऑप्शन बी 2, 3 and 5 ओनली। ऑप्शन सी 1, 2 and 5 ओनली। ऑप्शन डी 2, 3, 4 and 5 ओनली। तो इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा होगा? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दैट मीन्स 1, 2 and 5 ओनली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रमसार साइट? ऑप्शन ए इज सस्टामकोटा लेक, ऑप्शन बी पारावर लेक, ऑप्शन बी वेम्बनाड लेक एंड ऑप्शन डी इज अष्टामुडी लेक। इन चारों में से करेक्ट कौन सा है? करेक्ट मीन्स कौन सा नहीं है स्टेटमेंट। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट मीन पारावर लेक इज नॉट कम्स अंडर रमसर साइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्रोजेक्ट बोल्ड रिसेंटली इन न्यूज़। बोल्ड प्रोजेक्ट है जो
रिसेंटली न्यूज़ में है, इसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट क्या है? इट इज़ लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ऑप्शन 2 इज़ द ऑब्जेक्टिव इज़ टू प्रोवाइड ए सस्टेन्ड एम्प्लॉयमेंट फॉर ट्रेडिशनल इंडस्ट्री, आर्टिसंस एंड रूरल एंटरप्रेन्योर्स। करेक्ट आंसर कौन सा है आपको चूज़ करनी है, विच आर इज़ और करेक्ट। ऑप्शन 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, नीदर 1 नॉट 2। बोल्ट का फुल फॉर्म क्या है? बोल्ट का फुल फॉर्म है बैम्बू ओएसिस ऑन लैंड्स इन ड्रॉट्स, ये इसका फुल फॉर्म है। ये नॉर्मली लॉन्च की गई है निचला मांडवा इन उदयपुर राजस्थान, राजस्थान के निचला मांडवा उदयपुर में ये जो प्रोजेक्ट ये लॉन्च की गई है, ये काम करेगा वहाँ पे। किसके थ्रू लॉन्च की गई है? लॉन्च बाय दिस प्रोजेक्ट लॉन्च बाय KVIC। KVIC कौन है? खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। ये जो प्रोजेक्ट काम करेगा वो किसके अंडर में है? वो अंडर में है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के अंडर में। फर्स्ट जो आपका स्टेटमेंट है वो तो बिल्कुल ही करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट हो जाएगी रॉन्ग। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉयमेंट ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्री, आर्टिसंस एंड रूरल एंटरप्रेन्योर्स, जो रूरल एंटरप्रेन्योर्स है उनके लिए ये चीज़ नहीं है। Only 1 is a correct answer. With reference to Istanbul Convention seen recently in news, consider the following statement. First option is, it is a convention on preventing and combating violence against women and domestic violence. Second statement is, it is a legally binding instrument. And the third statement is, India is a party to this convention. आपको पता है कि इस्तानबुल कन्वेंशन जो कि अभी रिसेंटली न्यूज़ में है वो स्पेशली इसीलिए है कि वहाँ पे वायलेंस अगेंस्ट वुमेन और डोमेस्टिक वायलेंस को कंट्रोल करने के लिए ये कन्वेंशन किया गया था। तो ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ही करेक्ट है, इट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट। ये जो कन्वेंशन है इसकी जो इंस्ट्रूमेंट है वो लीगली बाइंडिंग है। तो फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, थर्ड स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। तो यहाँ पे हमारे आंसर क्या हो जाएगी? ऑप्शन 1 and 2 इज अ करेक्ट आंसर। आज के सेकेंड लास्ट क्वेश्चन क्या है? हरित धारा सीन्स इन न्यूज इज, फर्स्ट ऑफ स्टेटमेंट इज बायो फर्टिलाइजर टू एनहेंस द ग्रोथ एंड यील्ड ऑफ द प्लांट। सेकेंड स्टेटमेंट इज न्यू स्पीशीज बिलोंगिंग टू जीन्स ऑफ द कॉफी फैमिली। थर्ड स्टेटमेंट इज एंटी methanogenic feed supplement for cattle. And the last statement is a project of National Highways Authority of India to create green corridor along the highways. के करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, एंटी मेथानोजेनिक फीड सप्लीमेंट फॉर कैटल। विथ रेफरेंस टू निपुण, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, इसको आप थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, इसका नाम होगा निपुण। निपुण भारत मिशन लॉन्च रिसेंटली, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ऑप्शन 1 इज, फर्स्ट स्टेटमेंट इज, इट इज लॉन्च्ड एज पार्ट ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020. इट एम्स टू कवर द learning needs of children in the age group of 6 to 14 years. इन दोनों स्टेटमेंट में से करेक्ट कौन सा है आपको वो बतानी है। निपुण भारत मिशन ये है कि ये नेशनली एजुकेशन पॉलिसी जो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू ये लॉन्च की गई है निपुण भारत मिशन, जिसमें से आपको 3 साल से लेके 9 साल तक के बच्चों को ये अच्छे से लर्न करने के लिए दी जाएगी, जहाँ पे जो टीचर्स होंगे वो क्या करेंगे, ये जो 3 साल से लेके 9 साल के तक के जो बच्चे हैं उनको अच्छे तरीके से लिटरेसी जो ग्रोथ करनी है उसके लिए इनकी रीडिंग और इनकी राइटिंग स्किल के ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे, ताकि 3 से लेके 9 तक के 3 से लेके 9 ईयर्स तक के जो बच्चे हैं वो अच्छे तरीके से रीडिंग और राइटिंग दोनों कर पाए। और इसकी जो टाइमलाइन है वो है 2026 और 2026 टू 27 तक ये कंप्लीट हो जाएगी। और यहाँ पे आपकी जो ग्रेड रखी गई है बच्चों की वो है 3rd ग्रेड तक की बच्चों जो है, जो जिनके एज होगी 3 से लेके 9 साल तक के, स्पेशली उन पे फोकस्ड है। तो इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा होगा आपको पता चली गया है। द करेक्ट आंसर इज 1, दैट मीन्स द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, 1 ओनली इज़ द करेक्ट आंसर। सो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। इसके नेक्स्ट जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे। सो हैव अ गुड डे एंड गुड बाय।